In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His Messenger. My dear students, Assalamu alaikum. I am your physics teacher, Umar Manzoor, and I am going to discuss full length paper number 5. ये हमारा आखिरी फुल लेंथ पेपर है स्टूडेंट्स, और इस पेपर में भी हम उसी तरह से जिस तरह से FLP नंबर 4 में डिस्कशन की थी कि जो भी MCQs हैं FLP के अंदर, उन MCQs से रिलेटेड कोई और अगर MCQ आ सकता है पॉसिबल, या अगर कोई MCQ पास पेपर में डिस्कस किया गया है तो सारी की सारी डिटेल्स पास पेपर्स की भी, और अगर किसी MCQ से रिलेटेड कोई और इम्पॉर्टेंट MCQ है तो उसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 141 इज 1 वॉट आवर इज इक्वल टू, और ऑप्शंस के अंदर स्टूडेंट्स हमें सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो जूल यूनिट्स के अंदर गिवन हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पॉसिबल जितने भी रिलेटेड MCQs हो सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पावर जो है बाय डेफिनेशन वर्क डन ओवर टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम के बराबर होती है। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर एनर्जी या वर्क को सेपरेट किया जाए तो एनर्जी या वर्क बराबर आएगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी पावर और टाइम के यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा एनर्जी का यूनिट बनेगा, और इसी तरह से पावर और टाइम के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एनर्जी की बजाय दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, वर्क का यूनिट बन सकता है। तो यहां से अगर देखा जाए हमारे पास पावर और टाइम के अगर SI यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाए, पावर का SI यूनिट वॉट और टाइम का SI यूनिट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, सेकंड। तो वॉट और सेकंड को अगर मल्टीप्लाई किया जाए हमारे पास आंसर आएगा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज जूल। अगर स्टूडेंट्स हम वॉट को मींस पावर के स्टैंडर्ड यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें टाइम के बड़े वाले यूनिट के साथ जो कि R है, अगर वॉट को R से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स की फॉर्म में मींस जूल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हमें पता है 1 R किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 वॉट सेकेंड और साथ में 3600 मल्टीप्लाई होगा तो ये फाइनल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3600 जूल के अंदर। इसको लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10 टू रेज पावर 3 जूल। सिमिलरली स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां से एनर्जी का एक और यूनिट हम डिस्कस करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट 1 किलोवाट आवर। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं किलो की जगह 10 टू रेज पावर 3 लगा के, आर की जगह पे 3600 लगा के, इसको जब सिंप्लीफाई किया जाता है तो आंसर आता है 3.6 मेगा जूल। तो ये तीनों रिलेशन स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। एनर्जी के यूनिट्स वॉट सेकंड किसके बराबर होते हैं, सिंपली जूल के। वॉट आर किसके बराबर होते हैं, 3600 जूल के। और 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है, 3.6 मेगा जूल। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन के अंदर 1 वॉट आर की बात की गई है। 1 वॉट आर किसके बराबर है, 3600 जूल, या इसको लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10 टू रेज पावर 3 जूल। सो हमारी ऑप्शन जो है यहां पे करेक्ट कौन सी होगी, 141 का आंसर आ जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा 142, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हाइल मूविंग फ्रॉम 12 o'clock टू 3 o'clock इज। हमारे पास आर हैंड की बात हो रही है और आर हैंड मूव कर रही है फ्रॉम 12 o'clock टू 3 o'clock। तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर देखा जाए 12 o'clock से जब आर हैंड 3 o'clock तक मूव करेगी तो स्ट्रेट अवे अगर देखा जाए आर हैंड की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में एंगल, तो वो एंगल हमें 90 डिग्री यहाँ पे क्लियरली बनता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई सिचुएशन रैंडम सी आ जाए, मींस कोई सिचुएशन आ जाए आर हैंड मूव करता है फ्रॉम 4 o'clock टू 9 o'clock, इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाए तो फिर हमें जनरली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। वो कैसे करेंगे, अगर स्टूडेंट्स आर हैंड जो है वो 12 आवर्स के लिए मूव करे तो 12 आवर्स मूव करने पे क्या होगा, इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। एक चक्कर अगर पूरा होगा तो इसका एंगल कवर 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री लिखा जाएगा। यहां से अगर 1 आवर की वैल्यू निकाली जाए तो 1 आवर किसके बराबर होगा, 12 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 रेडियन।
यहां पे अगर n आवर्स के लिए आवर हैंड मूव करे तो n आवर्स किसके बराबर आ जाएंगे 2π/12, इसको π/6 भी लिखा जा सकता है। सो 2π/12 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई हम इस साइड पे n से कर देंगे। तो अगर मिसाल के तौर पे आर हैंड जो है वो मूव करता है 4 o'clock से 9 o'clock तक, तो कितने घंटे के लिए मूव किया आर हैंड, 4 o'clock से 9 o'clock तक बनते हैं 5 आवर्स। तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आवर्स, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास आंसर जो है वो डिग्रीज वाले यूनिट के अंदर मांगा जाए तो इसी रिलेशन को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। n आवर्स जो हैं अगर उनको डिग्री की फॉर्म में एंगल को रिप्रेजेंट करना हो तो मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय n। n क्या होगा, नंबर ऑफ आवर्स होंगे जिसके लिए आर हैंड जो है वो मूव कर रहा है। यहाँ पे 3 घंटे के लिए मूव किया था तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। सो 142 का आंसर फिर क्या बना, इट इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ सिंपल वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। A vibrator of frequency 5 Hz produces waves of wavelength 0.2 meter in a string. The speed of wave in the string is, स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे स्पीड की वैल्यू पूछी गई है। सिंपली यूज करेंगे रिलेशन v इज इक्वल टू f लैम्डा। f की वैल्यू 5 है, लैम्डा की वैल्यू 0.2 है, 0.2 को लिखा जा सकता है 2/10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 5 × 2 इज इक्वल टू 10, 10/10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो स्पीड का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। सो 143 का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बना, चार्ली। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 144। अ गैस एक्सपेंड्स बाय 0.25 मीटर क्यूब एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वर्क डन इज, हमसे वर्क डन की वैल्यू पूछी गई, प्रेशर गिवन है और चेंज इन वॉल्यूम गिवन है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली रिलेशन यूज करेंगे, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। P की वैल्यू 10⁻³ है, डेल्टा V इज 0.25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 250 जूल। सो 144 का आंसर हमारे पास बन गया चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, वेरी इंपॉर्टेंट वन। If E1 is the electric field near an infinite charge sheet and E2 is the electric field between two oppositely charged plates, then which statement is correct? हमारे पास स्टूडेंट्स दो सिचुएशन है, E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के करीब, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में। तो इनका रिलेशन आपस में पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो हमें पता है अगर हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की बात करें स्टूडेंट्स, तो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट की अगर बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इसको रिप्रेजेंट किया गया है E2 के साथ। तो अगर हम E1 जो कि इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E2 से रिलेट करें, इसकी जगह पे E2 आ जाएगा, तो E1 इज इक्वल टू आ जाएगा E2 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास 145 का फिर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी चार्ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू, पोटेंशियोमीटर जो है अल्फा ऑप्शन में लिखा गया है मेजर EMF ऑफ अ सेल, ये बात ठीक है। बीटा में लिखा गया कंपेयर EMFs ऑफ 2 सेल्स, ये भी ठीक है। चार्ली में लिखा गया मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 146 का फिर बेस्ट क्या बना, इट इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास 147। अ चार्ज पार्टिकल इज अलाउड टू पास थ्रू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B such that its velocity makes 90 degree with the magnetic field B, then it will, अल्फा ऑप्शन के अंदर लिखा गया है फॉलो अ सर्कुलर पाथ। बीटा में लिखा गया है गेन नो एनर्जी एज मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क। चार्ली में लिखा गया है एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, और डेल्टा में लिखा गया है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स अगर हम 147 की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जनरली बराबर होती है QVB साइन ऑफ एंगल थीटा के। यहां पे मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड की पॉइंट्स यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होती है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। मतलब ये चार्ज पार्टिकल का सिर्फ पाथ जो है उसको डिफ्लेक्ट कर सकती है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज तो कर सकती है ये वाली फोर्स, लेकिन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जिसको स्पीड बोला जाता है उसको चेंज नहीं कर सकती।
दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी मैग्नेटिक फोर्स हमेशा उसके क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। इनफैक्ट मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, चूंकि मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है तो इसकी वजह से वर्क डन हमेशा क्या आएगा, इट विल बी 0। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स इसके बारे में याद रखिएगा, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करते हुए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो या क्या हो, एंटी पैरेलल हो, तो दोनों सिचुएशंस के अंदर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0, और मैग्नेटिक फोर्स अगर 0 होगी तो चार्ज पार्टिकल अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू करेगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगी और चार्ज पार्टिकल इस मैक्सिमम फोर्स की वजह से पाथ जो फॉलो करेगा दैट विल बी प्योर सर्कुलर पाथ। और थर्ड स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर थीटा की वैल्यू 0, 180 और 90 इन तीन वैल्यूज के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, वो 30 डिग्री हो जाए, 45 हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, कोई भी वैल्यू हो अगर थीटा की अदर देन दीज 3 वैल्यूज, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ना तो मैक्सिमम आएगी ना 0 आएगी, बल्कि उसकी वैल्यू QVB sin थीटा से कैलकुलेट होगी। और इस केस में पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या होगा, इट विल नीदर बी स्ट्रेट लाइन नॉर बी सर्कुलर, रादर इट विल बी हेलिकल पाथ। सो 147 का आंसर फिर हमारे पास यहाँ पे बेस्ट क्या है, डेल्टा है। डेल्टा ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग ए, बी और सी, अल्फा, बीटा और चार्ली वाली तीनों बातें चूंकि ट्रू हैं, फॉलो सर्कुलर पाथ चूंकि एंगल 90 है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा बीटा ऑप्शन में, और चार्ली के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो है वो फोर्स एक्सर्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 148, अ सिंपल क्वेश्चन, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर जो है ये वर्क करता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डेल्टा आंसर हमारे पास 148 का ट्रू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, विच वन शोज वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स इनमें से कौन से वाला फिनोमेना जो है वेव नेचर को शो कर रहा है। अल्फा ऑप्शन में लिखा गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर बात की जाए ये शो करता है पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। कॉम्पटन इफेक्ट की बात की जाए ये भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। पेयर प्रोडक्शन की बात की जाए ये भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है फिनोमेना। डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट ये शो करता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को स्टडी करने के लिए। तो हमारे पास 149 का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन गया, इट इज डेल्टा विच इज डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू एमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में जब बीटा पार्टिकल की एमिशन होगी और बीटा नेगेटिव की एमिशन होगी तो कौन सी चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व की जाएगी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर बीटा पार्टिकल की एलिमिनेशन हो तो हमारे पास और कौन से वाला बीटा पार्टिकल एमिट हो नेगेटिव वाला, मींस इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो, तो उस केस में पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस जो बनता है, एटॉमिक मास जो है या मास नंबर सेम रहता है और चार्ज नंबर के अंदर 1 का इजाफा हो जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एमडी कैट के पेपर के अंदर अमूमन आ जाते हैं। और एक और यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, चूंकि पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं इनके एटॉमिक मैसेज सेम है, तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई को फिर क्या बोला जाएगा, दे आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। तो ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता था, बीटा नेगेटिव एमिशन या बीटा एमिशन के दौरान में इन जनरल अगर पूछा जाए पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई क्या कहलाते हैं, वो आइसोबार्स कहलाते हैं। सो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बीटा, जिसमें लिखा गया है Z इंक्रीजेस बाय 1 एंड A रिमेन्स सेम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग डीसेलरेशन ग्राफ। इनमें से कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग डीसेलरेशन का ग्राफ होता है। तो हम यहाँ पे जनरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ जितने भी पॉसिबल होते हैं जिनकी स्लोप के बारे में पूछा जा सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अगर स्टूडेंट्स बात की जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप की, तो याद रखिएगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर है, डेल्टा V ओवर डेल्टा T। डेल्टा V से मुराद चेंज इन द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल जो कि अमूमन वेलोसिटी को लिया जाता है।
डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल, जो कि क्या है, टाइम प्लॉट किया गया है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम फिजिक्स में नाम देते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का। तो याद रखिएगा हमारे पास फिर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगी, एवरेज एक्सेलरेशन को। और अगर किसी ग्राफ की स्लोप जो है इंक्रीजिंग होगी तो उसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, और अगर ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और अगर ग्राफ की स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। आप पॉसिबल ग्राफ्स भी देख लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ हमारे पास है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर ग्राफ इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसकी स्लोप मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सेकेंडली अगर ग्राफ हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह की डिकेइंग कर्व आए तो स्लोप याद रखिएगा नेगेटिव होगी और स्लोप का स्टेटस क्या होगा, स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग होगी। थर्ड हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ग्राफ जो है इस शेप का आ जाए तो इसके केस में हमारे पास स्लोप नेगेटिव होगी लेकिन उसका स्टेटस क्या होगा, इंक्रीजिंग होगी। मींस स्लोप नेगेटिव से मुराद एक्सेलरेशन नेगेटिव और उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में बढ़ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ ग्राफ में स्टूडेंट्स देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर राइजिंग कर्व हो इस तरह की तो स्लोप पॉजिटिव होती है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव और उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आए तो स्लोप की वैल्यू मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है अगर ग्राफ जो है वेलोसिटी और टाइम एक्सिस के दरमियान में स्ट्रेट लाइन आए, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। और लास्ट पे स्टूडेंट्स अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप एक कर्व आए जो कि इस तरह की हो तो स्लोप मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू उसकी डिक्रीजिंग होगी। अब अगर गिवन क्वेश्चन की बात की जाए इंक्रीजिंग डीसेलरेशन ग्राफ पूछा गया था तो डीसेलरेशन से मुराद नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है ये ग्राफ स्लोप नेगेटिव को मींस डीसेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वैल्यू क्या है डीसेलरेशन की, इंक्रीजिंग है। सो हमारे पास 151 का आंसर फिर बेस्ट क्या बन गया, इट इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 152, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट इज। वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट वन। हमारे पास स्टूडेंट्स याद रखिएगा वर्क का फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो वर्क डन को पॉजिटिव मैक्सिमम बोला जाता है, और वर्क डन की वैल्यू जब पॉजिटिव मैक्सिमम हो या पॉजिटिव इन जनरल हो तो पॉजिटिव वर्क से मुराद अमूमन ये ली जाती है कि वो वर्क डन जो है वो सिस्टम या बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। अगर एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 180 हो तो वर्क डन नेगेटिव मैक्सिमम होगा और नेगेटिव मैक्सिमम वर्क डन जो है 180 पे होगा। और अगर इसकी बात की जाए नेगेटिव साइन की क्या इंपॉर्टेंस है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव वर्क से मुराद है वर्क डन जो है बॉडी की मोशन या फोर्स जो लग रही है बॉडी के ऊपर वो बॉडी की मोशन के अगेंस्ट लग रही है। मींस नेगेटिव वर्क क्या करता है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को अमूमन कम कर रहा होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा 90 डिग्री पे अगर बात की जाए वर्क डन की वैल्यू 0 होती है या मिनिमम वैल्यू होती है। अगर थीटा की वैल्यू जो है 0 और 90 के दरमियान में आ जाए तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 0 या 180 की अगर बात की जाए तो वो नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर थीटा की वैल्यू 90 और 180 के दरमियान में हो तो अगेन वर्क की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी नेगेटिव। सो अगर हम 152 क्वेश्चन की बात करें इसका आंसर चूंकि मैक्सिमम वर्क पूछा गया था उसके करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी अल्फा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 153 क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिन मोशन ऑफ अर्थ। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात की जाए ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाय टी। अब जब अर्थ एक चक्कर पूरा करेगी तो एंगल कितना कवर होगा, 2 पाई, और अर्थ अपनी एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है। स्पिन मोशन की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा स्टूडेंट स्पिन मोशन में अर्थ अपनी एक्सिस के गिर्द एक चक्कर जो है वो पूरा करती है 24 आवर्स में। अगर बात की जाती ऑर्बिटल मोशन की स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो उस केस में हमारे पास एक चक्कर कंप्लीट होता है 1 ईयर के अंदर। यहां पे चूंकि बात की गई है स्पिन मोशन की तो हम अगर वैल्यूज पुट करें थीटा 2 पाई, टाइम कितना यूज होगा 24 आवर्स, तो सिंप्लीफाई करने पे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 12 रेडियन
और यूनिट्स यहाँ पे याद रखिएगा इंपॉर्टेंटली रेडियन पर आर होंगे, रेडियन पर सेकंड नहीं होंगे। सो हमारे इस क्वेश्चन का 153 का आंसर फिर करेक्ट क्या है, इट इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 154, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास एडजेसेंट नोड्स या एडजेसेंट एंटी नोड्स, इनके दरमियान में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है। और अगर बात की जाए अ नोड और एन एंटी नोड, दोनों साथ साथ वाले नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस की बात की जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज लैम्डा बाय 4। अब इस क्वेश्चन में चूंकि नोड और एडजेसेंट एंटी नोड की बात की गई, सो हमारे पास बेस्ट आंसर फिर 154 का क्या है, इट इज डेल्टा विच इज लैम्डा बाय 4। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 155, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। तो हम देख लेते हैं इन जनरली सारे जो प्रोसेसेस हैं, जो 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हमारी बुक में मौजूद हैं, उनमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या फॉर्म बन सकती है। सो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर देखा जाए Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U होता है। डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है आइसोथर्मल के लिए। तो फर्स्ट लॉ की फॉर्म क्या बन जाएगी, Q इज इक्वल्स टू W। दूसरा प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस बाय डेफिनेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें Q की वैल्यू 0 होती है, मींस हीट ना तो ऐड होती है ना हीट सिस्टम से रिमूव होती है। यहां पे अगर फर्स्ट लॉ को लिखा जाए तो आएगा 0 इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। थर्ड हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, और अगर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो तो हमारे पास फर्स्ट लॉ को हम यूं लिखा जा सकता है QP इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। W की जगह लिखा जा सकता है वर्क डन जो है कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, P इंटू डेल्टा V। और डेल्टा U को लिखा जा सकता है इट इज इक्वल्स टू CV इंटू डेल्टा T। और QP जो हीट ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, इट इज इक्वल्स टू मोलर स्पेसिफिक हीट ऐड कांस्टेंट प्रेशर इनटू द चेंज इन टेम्परेचर। सो ये हमारे पास बन गई आइसोबैरिक के केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की फॉर्म। लास्टली अगर देखा जाए आइसोकोरिक प्रोसेस, स्टूडेंट्स आइसोकोरिक प्रोसेस इसका दूसरा नाम आइसोमीट्रिक प्रोसेस भी होता है। ऐसा प्रोसेस है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो है वो परफॉर्म होता है, और इस केस में वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। इस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का आएगा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U। यहाँ पे Q की जगह पुट कर सकते हैं CV मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा U। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स चारों प्रोसेसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की फॉर्म है। अगर 155 की बात की जाए स्टूडेंट्स तो हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए पूछा गया था। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए फिर हमारे पास फर्स्ट लॉ की फॉर्म क्या है, वो मौजूद है बेस्ट हमारे पास किस ऑप्शन में, इट इज इन द ऑप्शन बीटा। एक और चीज स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिएगा, अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट्स की बात करें, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट, अगर हम वॉल्यूम बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में मोलर स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की या गैस की अगर बात की जाए वो डिफाइंड होती है, नॉन जीरो वैल्यू होती है। सिमिलरली अगर बात की जाए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसकी वैल्यू भी जो है वो डिफाइंड होती है, नॉन जीरो होती है। अगर बात की जाए मोलर स्पेसिफिक हीट अगर किस प्रोसेस में बात करें, अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए याद रखिएगा C की वैल्यू या स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू याद रखिएगा इनफाइनाइट होती है। और लास्टली अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बात किया जाए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 156, इन द फॉलोइंग चार्जिंग कर्व ऑफ कैपेसिटर व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट। हमारे पास एक कर्व दी गई है जिसमें Q और T के दरमियान में कर्व है, चार्जिंग कर्व है कैपेसिटर की, और पूछा गया है इस ग्राफ की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है। स्टूडेंट्स हमें पता है स्लोप जनरली किसके बराबर होती है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल ओवर चेंज इन द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल। y एक्सिस पे इस ग्राफ में चार्ज प्लॉट है, x एक्सिस पे टाइम प्लॉट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बाय डेफिनेशन किसके बराबर होता है, करंट के। सो 156 का आंसर हमारे पास फिर क्या बन गया, इट इज बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा 157,
A filament lamp has a resistance of 180 ohm when the current in it is 500 milliampere. What is the power dissipated in the lamp? हमें करंट की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और हमसे पावर डिसिपेशन पूछी गई है. स्टूडेंट्स, पावर डिसिपेशन की अगर बात की जाए, इट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर. आई की वैल्यू यहाँ पे 500 मिली एम्पेयर थी, मिली की जगह पे आ गया 10 टू रेस पर -3 और 500 साथ में एज इट इज आ गया. आई का स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज मौजूद है. रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टूडेंट्स थी 180 ओहम. 180 को लिखा जा सकता है 1.8 इंटू 10 टू रेस पर 2. यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखा जाए 10 टू रेस पर -3 इन दो जीरोस के साथ जब कैंसिल होगी तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 5 इंटू 10 टू रेस पर -1 और उसका स्क्वायर. जब इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 10 टू रेस पर -1 का स्क्वायर आ जाएगा 10 टू रेस पर -2. 1.8 इंटू 10 टू रेस पर 2 एज इट इज मौजूद है स्टूडेंट्स यहाँ पे. अब यहाँ पे 10 टू रेस पर +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. इस वैल्यू को अगर अप्रोक्सीमेट हम कर लें 2 के बराबर तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 हमारे पास आंसर आना था 50 वॉट. लेकिन चूंकि हमने 1.8 को 2 अप्रोक्सीमेट किया था, इसका मतलब है 50 के क्लोजेस्ट जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा. अब अगर ऑप्शंस को देखें, अल्फा ऑप्शन 45 वॉट है, बीटा है 290 वॉट, चार्ली 90 वॉट और डेल्टा है 360 वॉट. तो क्लोजेस्ट टू 50 कौन सी ऑप्शन है, वो अल्फा बन रही है. सो 157 का आंसर फिर करेक्ट क्या है, इट इज अल्फा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 158. इफ वी टेक अवे नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट फ्रॉम अ कॉइल देन द एंड ऑफ द कॉइल फेसिंग द नॉर्थ पोल एक्ट एज. हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक कॉइल मौजूद है, उसके पास एक मैग्नेट हम मूव करवा रहे हैं सच दैट मैग्नेट उस कॉइल से अवे जाना चाह रहा है. तो याद रखिएगा, लेंज़ीज़ लॉ के अकॉर्डिंग जब ये मैग्नेट जो है इससे अवे जाना चाहेगा तो इसमें इंड्यूस होने वाला जो करंट होगा वो अपनी कॉज को अपोज करेगा. कॉज स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, मैग्नेट की मोशन अवे फ्रॉम द कॉइल. अवे फ्रॉम द कॉइल जब मैग्नेट मूव करना चाहेगा और इसका नॉर्थ पोल जो है वो फेस कर रहा है कॉइल को, तो कॉइल में जो इंड्यूस करंट होगा वो अपने पोल्स को इस तरह से सेट करेगा कि कॉज मतलब मोशन ऑफ द मैग्नेट जो दूर जाना चाह रहा है उसको अपोज कर सके. वो अपोजिशन कब ऑफर होगी, जब यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, ये साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा और इस कॉज को मींस मोशन ऑफ मैग्नेट को क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा. तो इसका मतलब है मैग्नेट वाली साइड से जो पोल बनेगा कॉइल का वो साउथ होगा, और अगर दूसरे वाली साइड से पूछा जाता, इस साइड से व्यू किया जाता, तो इस साइड से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनना था, नॉर्थ पोल बनना था. बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि पूछा गया है कि हम मैग्नेट साइड से व्यू करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो कॉइल का पोल बनेगा वो कौन सा बनेगा, साउथ पोल. सो 158 का आंसर फिर करेक्ट क्या आ गया, इट इज चार्ली. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 159. सर्किट यूज्ड टू कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी इज कॉल्ड. बुक के अंदर ये लिखा गया है फुल वेव रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक में लास्ट लाइन में कि पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में बदला जाता है बाय यूजिंग अ सर्किट विच इज नेम्ड एज फिल्टर सर्किट. तो हमारे पास स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फिल्टर सर्किट जो है वो पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में बदलता है, और फिल्टर सर्किट के अंदर आमतौर पे जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं वो रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है. 159 का आंसर फिर बन गया बीटा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 160 रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है. अ सोर्स इनिशियली कंटेन्स n नॉट न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड. हाउ मेनी ऑफ दीज न्यूक्लियाई हैव डिकेड आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 हाफ लाइफ्स. स्टूडेंट्स, 5 हाफ लाइफ्स के बाद पूछा गया है डिकेड एटम्स की तादाद. तो अगर हम बात करें अनडिकेड एटम्स की तादाद की, अनडिकेड का फॉर्मूला हमारी बुक में मौजूद है, n इज इक्वल्स टू n नॉट ओवर 2 रेज टू द पावर n. स्मॉल n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो कि मेंशन किया गया है स्टेटमेंट में 5 है. तो यहाँ पे अगर 2 रेज टू द पावर 5 को सॉल्व किया जाए तो आंसर आएगा अनडिकेड एटम्स की तादाद 1/32 इंटू n नॉट. तो अगर स्टूडेंट्स यहां से हम फाइंड करना चाहें डिके होने वाले एटम्स की तादाद, तो एक तरीका है इसको बाय फॉर्मूला सॉल्व किया जाए, दूसरा तरीका है इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया जाए. देखें यहां पे हमारे पास 1 पार्ट आउट ऑफ 32 पार्ट्स, एक हिस्सा जो है 32 हिस्सों में से अनडिकेड बच रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो 31 पार्ट्स होंगे आउट ऑफ 32
वो क्या हो चुके होंगे, वो डिके हो चुके होंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट अवे भी अगर डिकेड की तादाद मालूम करनी होती तो आना था 31/32 मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। बहरहाल अगर आपको इस मेथड से जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो बाय फॉर्मूला भी किया जा सकता है। डिकेड एटम्स की तादाद बराबर होगी इनिशियल एटम्स माइनस इसमें से कर देंगे जो अनडिकेड एटम्स हैं, n नॉट माइनस n की जगह पे n नॉट बाय 32 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो अगेन हमारे पास आंसर आएगा 31/32 इंटू n नॉट। सो 160 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज बीटा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 161, द नेट फोर्स ऑन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो अगर बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी, मींस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो हमारे पास 161 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज डेल्टा। बाय दिस लॉ F इज इक्वल्स टू m में अगर a की वैल्यू कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली फिर F की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। अगर a इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता, F भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना था। बहरहाल यहाँ पे a की वैल्यू यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होगी। 161 का आंसर क्या बन गया, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड such that a constant force acts on it of 1/2 Newton, half Newton. What must be the power developed in this case? स्टूडेंट्स, हमें वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, फोर्स की वैल्यू दी गई है और हमसे पावर की वैल्यू पूछी गई या पावर की वैल्यू पूछी गई। पावर बराबर होती है F cos थीटा, और अगर सिचुएशन के अंदर मेंशन ना किया जाए थीटा की वैल्यू तो अंडरस्टूड है हम कौन सी सिचुएशन ले रहे हैं, फोर्स और वेलोसिटी को पैरेलल ले रहे हैं, मींस थीटा 0 और थीटा 0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है। सो यहां से अगर पावर को सिंप्लीफाई किया जाए, पावर इज इक्वल्स टू F इंटू वी, फोर्स की वैल्यू हाफ है, वेलोसिटी 20 है, 20 और हाफ को कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 वॉट। सो 162 का आंसर फिर बन गया, इट इज अल्फा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 163, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द 2 points A and B present on a spinning body having unequal distances from axis of rotation? स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ये रिजिड बॉडी है, लेट्स से इट इज अ ब्लेड ऑफ अ फैन, एक पंखे का पर है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं। एक पॉइंट जो है वो सेंटर पे कहीं मौजूद है, दूसरा पॉइंट जो है इट इज एट द एंड ऑफ द टिप, एट द एंड ऑफ द विंग। सो अगर ये ब्लेड जो है रोटेट कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये हमारे पास स्टूडेंट्स रेड क्या है, इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोनों पॉइंट्स के लिए अगर हम डिस्टेंस लेना चाहें फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट 1 का डिस्टेंस आएगा r1, पॉइंट 2 के लिए डिस्टेंस आएगा r2। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रिजिड बॉडी के लिए, तो रिजिड बॉडी के लिए हमें पता है, हमारी बुक के अंदर ये लिखा गया है कि रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जब रिजिड बॉडी स्पिन करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग हर पॉइंट के लिए एंगुलर पैरामीटर्स जितने भी होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। मीन्स टू से हमारे पास थीटा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू और अल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होंगे, सेम होंगे। किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लें, उन सारों के लिए ये तीनों पैरामीटर्स क्या होंगे, सेम होंगे। अगर लीनियर पैरामीटर्स की बात की जाए, लीनियर डिस्टेंस या वेलोसिटी या हमारे पास एक्सेलरेशन, तो रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स के लिए इनकी वैल्यू स्टूडेंट्स याद रखिएगा डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए अगर V की बात करें, V का रिलेशन है ओमेगा के साथ, कैसे, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के लिए क्या है, सेम है, लेकिन R की वैल्यू दोनों पॉइंट्स के लिए क्या है, डिफरेंट है। सो अगर R की वैल्यू डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली फिर V की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। सो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, अल्फा ऑप्शन में है, बोथ पॉइंट्स हैव सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बात ठीक है। बीटा ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स, बोथ पॉइंट्स हैव सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों पॉइंट्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होगी, ये भी ट्रू है। चार्ली है स्टूडेंट्स हमारे पास, बोथ पॉइंट्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी, ये बात भी हमारे पास ट्रू है, वेलोसिटी लीनियर जो होगी वो डिफरेंट होगी चूंकि r की वैल्यू डिफरेंट है। डेल्टा ऑप्शन है, बोथ पॉइंट्स हैव सेम एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन अगर बात की जाए, एक्सेलरेशन लीनियर वाला वो सेम नहीं होगा, बिकॉज लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन से कैसे रिलेटेड है, इट इज r टाइम्स अल्फा।
अब R अगर डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली A की वैल्यू फिर क्या होगी, इट विल बी डिफरेंट फॉर बोथ द पॉइंट्स। सो डेल्टा हमारे पास फिर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट बन गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन 164, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछा गया है। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। सो 164 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 165, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across the plates of 1 microfarad capacitor. What is the energy stored in the capacitor? Very important question, ये MDCAT के पेपर में आ चुका हुआ है। एनर्जी स्टोर्ड स्टूडेंट्स हमने मालूम करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और कैपेसिटेंस गिवन है। सिंपली रिलेशन यूज करेंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ CV²। C की वैल्यू 10 टू रेज पर -6 है, 1 माइक्रोफैरड है तो उसको फैरड में करेंगे 10 टू रेज पर -6 आ जाएगा। V की वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है, 10 का स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100। 100 को लिखा जा सकता है 10 टू रेज पर 2, 10 टू रेज पर 2 और 10 टू रेज पर -6, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10 टू रेज पर -4। 10 टू रेज पर -4 ये है, 1/2 को लिखा जा सकता है 0.5, इसको स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है 0.5 इंटू 10 टू रेज पर -1 इंटू 10 टू रेज पर -3। 10 टू रेज पर -3 बन जाएगा मिली और साथ में यूनिट आ जाएंगे स्टैंडर्ड जूल, और बाकी अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 0.05 और साथ में यूनिट्स क्या बन जाएंगे, मिली जूल। सो हमारे इस क्वेश्चन का 165 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 166 क्वेश्चन, विच मटेरियल हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन एक जो है वो इस दफा नम्स के पेपर में आ चुका है। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कंडक्टर्स के लिए अल्फा जो कि क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है, इसकी वैल्यू कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है। मींस टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी कंडक्टर्स की। और अगर सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए, इनके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। इससे मुराद है टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। सो हमारे 166 क्वेश्चन का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज डेल्टा, जिसमें क्या है, सिलिकॉन मौजूद है और सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 167, अकॉर्डिंग टू लेंजीज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट। अब लेंजीज लॉ के अकॉर्डिंग हमें यह बात पता है कि इंड्यूस्ड करंट क्या करता है, इट अपोजिस द कॉज दैट इंड्यूसेस इट। जो भी कॉज होगी इंड्यूस करंट की, इंड्यूस करंट हमेशा उसको क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। अगर कॉज जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फ्लक्स है, तो इंड्यूस करंट उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर कॉज जो है वो डिक्रीजिंग फ्लक्स है तो इंड्यूस करंट उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, अल्फा ऑप्शन में है डिक्रीजेस द फ्लक्स इफ इट इज इंक्रीजिंग, ये ठीक है। बीटा में मौजूद है अपोजिस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, ये बात भी ठीक है। चार्ली में मौजूद है इंक्रीजेस द फ्लक्स इफ इट इज डिक्रीजिंग, ये भी ट्रू है। सो करेक्ट आंसर फिर बेस्ट क्या बना, इट इज द डेल्टा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 168, अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज बीइंग यूज्ड टू रेक्टिफाई एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। द नंबर ऑफ पल्सेस ऑफ रेक्टिफाइड करंट ऑब्टेन्ड इन 3 सेकेंड्स आर। अब यहां पे पहले जनरली देख लेते हैं क्विकली, हमारे पास हाफ और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट पे जो रिपल्स आएंगी उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। अगर स्टूडेंट्स बात की जाए रेक्टिफिकेशन की, तो ऐसा प्रोसेस है जिसमें AC को DC में बदला जाता है। इसे इनवर्स प्रोसेस भी याद रखिएगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें DC AC में बदला जाता है उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इन्वर्जन, और वहां पे जो डिवाइस यूज होगा उसको इन्वर्टर नाम दिया जाता है। बहरहाल AC को DC में बदलने वाला प्रोसेस रेक्टिफिकेशन कहलाता है और डिवाइस क्या कहलाता है, रेक्टिफायर, जो कि क्या किसको यूज करते हैं हम रेक्टिफायर के तौर पर, PN जंक्शन डायोड को। 2 टाइप्स रेक्टिफिकेशन की डिस्कस की गई हैं हमारी बुक में, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव में याद रखिएगा एनी हाफ ऑफ AC इज कन्वर्टेड टू DC, मतलब
कोई भी हाफ, दो हाफ्स ऑफ एसी में से कोई एक हाफ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई एक हाफ जो है वो डीसी में बदलेगा। अगर फुल वेव में बात करी जाए तो हमारे पास बोथ हाफ्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं टू डीसी। ये बेसिक डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट रिपल का टाइम पीरियड, याद रखिएगा वो बराबर होता है टाइम पीरियड ऑफ एसी सिग्नल, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट रिपल की बात की जाए वो बराबर होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। अगर स्टूडेंट्स फुल वेव रेक्टिफिकेशन में बात की जाए आउटपुट रिपल के टाइम पीरियड की, तो याद रखिएगा वो एसी के टाइम पीरियड से हाफ होता है। अगर एसी का टाइम पीरियड जो है वो 20 मिली सेकेंड है, तो आउटपुट रिपल का टाइम पीरियड फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, 10 मिली सेकेंड होगा। सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी आउटपुट रिपल की क्या होगी, अगर टाइम पीरियड हाफ है तो फ्रीक्वेंसी आउटपुट रिपल की क्या होगी, डबल होगी एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अब अगर इस क्वेश्चन में बात करें, चूंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की डिस्कशन हुई और एसी की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी से स्टूडेंट्स मुराद होता है नंबर ऑफ साइकिल्स जो एक सेकंड में जो है वो हमारे पास आते हैं। सो फ्रीक्वेंसी एसी की गिवन है 60 हर्ट्ज और पूछा गया है नंबर ऑफ पल्सेस ऑफ रेक्टिफाइड करंट ऑब्टेन्ड इन 3 सेकंड्स, एक सेकंड के अंदर नहीं बल्कि 3 सेकंड्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स चूंकि हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हुई, फ्रीक्वेंसी आउटपुट रिपल की तो बराबर होनी है एसी की फ्रीक्वेंसी के, मतलब आउटपुट साइड पे नंबर ऑफ पल्सेस जो आएंगी एक सेकंड के अंदर वो 60 के बराबर ही होंगी। और अगर नंबर ऑफ पल्सेस 3 सेकंड्स में बात की जाए तो दोनों साइड्स पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180, जो कि हमारे पास ऑप्शन किस में मौजूद है, इट इज इन द चार्ली ऑप्शन। सो 168 का आंसर फिर क्या आ गया स्टूडेंट्स, इट इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 169, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट देन द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। एनर्जी जो है वो एमिट होने वाले फोटोन की बतानी है। अब एनर्जी बताने से पहले स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए पहले 5 शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कितनी होती है। फर्स्ट शेल में -13.6, सेकंड में -3.4, थर्ड में -1.51, फोर्थ में -0.85 और फिफ्थ में -0.54। और ये सारी वैल्यूज जो हैं इस रिलेशन से आती हैं -E0/n²। E0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, सेकंड वाले शेल से ट्रांजिशन हो रही है फर्स्ट शेल में। तो अगर सेकंड से फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो डिके करेगा तो एनर्जी ऑफ द फोटोन बराबर आएगी सेकंड शेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट शेल की एनर्जी। अब ये डबल माइनस यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आएगा 13.6 पॉजिटिव में, माइनस क्या आ जाएगा 3.4। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 10.2 विच इज आवर ऑप्शन बीटा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 170, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बॉल को रिलीज किया गया है, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर बॉल को रिलीज किया जाए इससे मुराद है इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0 है। पूछा गया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल आफ्टर 10 सेकंड विल बी। 10 सेकंड के बाद बॉल का डिस्टेंस बताना है। तो फॉर रिलीज्ड बॉडी मींस अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो याद रखिएगा डिस्टेंस बराबर होता है हाफ GT²। और अगर बॉडी को थ्रो किया जाता इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग तो उस केस में स्टूडेंट्स आना था S इज इक्वल्स टू VIT प्लस आ जाना था हाफ GT²। यहां पे चूंकि रिलीज किया गया तो ये आ जाएगा S इज इक्वल्स टू हाफ GT²। T की जगह पे 10 पुट कर देंगे, G की वैल्यू हमारे पास 9.8 है, हाफ साथ में एज इट इज 10² स्टूडेंट्स आ जाएगा 100। 100 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 980। 980 को फर्दर जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 490 मीटर। सो 170 का आंसर फिर करेक्ट क्या आ गया, इट इज डेल्टा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 171 क्वेश्चन, द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल will be equals to its horizontal range if the angle of projection of the projectile is। important question, ये थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल भी है। पूछा गया है हाइट और रेंज जो हैं वो प्रोजेक्टाइल के लिए किस एंगल पे बराबर होती हैं। तो जनरली बात कर लेते हैं सारे पॉसिबल यहाँ पे जो MCQs और भी आ सकते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हाइट और रेंज के रिलेशन की तो याद रखिएगा इफ रेंज इज इक्वल्स टू n टाइम्स द हाइट, अगर रेंज को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाए कि वो हाइट का nth मल्टीपल बने तो
उस केस में याद रखिएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय n के बराबर। ये शॉर्टकट स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अब यहाँ पे 3-4 केसेस आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगर रेंज और हाइट आपस में बराबर हो, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया, इससे मुराद है n की वैल्यू क्या है, 1 है। जब n की वैल्यू 1 होगी तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इट विल बी थीटा विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 1, दैट मींस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4। और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई आपने करना नहीं है, ये सिंपली याद रखिएगा, चूंकि एक्सरसाइज के अंदर भी ये न्यूमेरिकल मौजूद है, ये याद रखिएगा। इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा स्ट्रेट अवे 76 डिग्रीज। तो रेंज और हाइट किस एंगल पे आपस में बराबर होती हैं, 76 डिग्रीज। और इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि यही वाला जो है वो केस पूछा गया था, सो करेक्ट आंसर हमारे पास 171 की क्या आएगी, डेल्टा। बाकी अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, अगर रेंज जो है वो हाइट से 4 टाइम्स हो तो इसके करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू जब इस रिलेशन में 4 पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, जो कि किसके बराबर होता है, 45 डिग्रीज पे। तो याद रखिएगा अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो तो रेंज जो है वो हाइट से 4 टाइम्स ज्यादा होती है। इसी तरह और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की जा सकती हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अगर रेंज जो है वो बराबर हो 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 टाइम्स द हाइट, तो n की वैल्यू ये वाली इस रिलेशन में प्लग इन करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 और आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज। तो बहरहाल यहाँ पे चूंकि पूछा गया था किस एंगल पे रेंज और हाइट इक्वल होते हैं, उसका आंसर 76 डिग्रीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 172, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। रिलीज किया गया है, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 से रिलीज किया गया। इफ द फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड देन इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विल बी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 उसने बोला है और फ्रिक्शन की फोर्स इग्नोर कर दी। याद रखिएगा अगर फ्रिक्शन इग्नोर कर दी जाए और बॉडी को रिलीज किया जाए तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करने का जो है वो शॉर्टकट क्या है, इट इज v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2g h1 माइनस h2। h1 इनिशियल हाइट जो कि 5 गिवन है, h2 बॉडी चूंकि जमीन को स्ट्राइक कर रही है तो फाइनल हाइट क्या आ जाएगी, इट विल बी 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 10 g की वैल्यू इंटू 5 आ जाएगा, 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10, 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो 172 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज चार्ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 173, एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग at 4 revolution per second is switched off. It comes to rest in 16 seconds. What will be the deceleration produced? Deceleration की वैल्यू फाइंड करनी है, ओमेगा i गिवन है, ओमेगा f गिवन है, टाइम गिवन है। डेफिनेशन यूज करेंगे 0 माइनस 4 ओवर 16, आंसर आएगा -1 ओवर 4 और इसको लिखा जा सकता है -0.25 और यूनिट साथ में क्या आएंगे, रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। सो 173 का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज चार्ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 174, अ सिंपल क्वेश्चन, इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स वी हैव। याद रखिएगा स्टूडेंट्स अगर पाइप जो है दोनों एंड्स उसके ओपन हो तो ओपन एंड्स पे हमेशा क्या बनते हैं, एंटी नोड्स बनते हैं। और अगर एक एंड जो है वो क्लोज हो तो क्लोज वाले एंड पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा क्या बनते हैं, नोड्स बनते हैं। सो 174 का आंसर फिर हमारे पास क्या आएगा, बीटा आएगा, चूंकि यहां पे पूछा गया था ओपन एंडेड पाइप के लिए। 175 नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम द चार्ज इन डैश डायमेंशंस एंड डैश नंबर ऑफ लाइंस कुड बी ड्रॉन। बुक इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो हमेशा चार्ज से एमर्ज होती हैं 3 डायमेंशंस में और उनकी तादाद जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। सो 175 जो है इसका आंसर फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, चार्ली। Next students, another simple and important question, Kirchhoff's second rule is based on। Kirchhoff's second rule जो है वो law of conservation of energy पे based है और Kirchhoff's first rule जो है students वो किस पे बेस होता है, law of conservation of charge। So 176 जो है इसका आंसर क्या बन जाएगा, it is alpha। जी students, next हमारे पास है question 177, a 10 centimeter long solenoid has 100 turns। What will be the magnetic field inside it along its axis if 1 microampere current is passed through it? This is important question। इसी तरह का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो MDCAT में आ भी चुका हुआ है। सो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n ओवर l, n नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इनटू करंट। म्यू नॉट की वैल्यू प्लग इन करेंगे 4 पाई इंटू 10 टू रेज पर -7, n किसके बराबर है 100 जिसको 10 टू रेज पर 2 लिखा जा सकता है।
लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है तो सेंटी की जगह पे 10 टू रेज पावर -2 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है 1 माइक्रो एम्पियर, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 10 टू रेज पावर -6। यहाँ पे स्टूडेंट सिंपली हम 10 टू रेज पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 पाई एज इट इज, 10 टू रेज पावर -7 एज इट इज, 10 टू रेज पावर 2 एज इट इज, ये 10 टू रेज पावर हमारे पास जो है 1 और 10 टू रेज पावर -2 मिलके बना देंगे 10 टू रेज पावर -1, इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 10 टू रेज पावर 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 टू रेज पावर -6। यहाँ पे अगर सारी 10 की पार्ट्स को सॉल्व किया जाए -7 और -6 मिलके बना देंगे -13, +2 और +1 मिलके बना देंगे +3, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू रेज पावर -10 टेस्ला। 177 का आंसर फिर क्या बन गया चार्ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 178 क्वेश्चन, एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज द वन विच, हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की स्टूडेंट्स अगर बात की जाए तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये स्टेप अप के बारे में लिखा गया, अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज करता है, करंट की वैल्यू को स्टूडेंट्स क्या करता है इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी और पार्ट्स दोनों की वैल्यू क्या रहती है, आइडियल चूंकि ट्रांसफॉर्मर है तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। सो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो वोल्टेज की वैल्यू डाउन करेगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो आंसर फिर 178 का क्या बन गया, इट इज बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 179 क्वेश्चन, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड शुड बी, वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो क्या यूज होनी चाहिए अगर पोजीशन को अनसर्टन करना है, पोजीशन को इनफैक्ट सर्टन करना है, तो याद रखिएगा अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, इसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है वेवलेंथ ऑफ द फोटोन यूज। अगर आप अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम करना चाहते हैं, मींस सर्टेनिटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा करना चाहते हैं, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए या पोजीशन को ज्यादा सर्टन करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ की वैल्यू कम करना पड़ेगी, सो दैट कि ये वाली अनसर्टेनिटी जो है पोजीशन में कम हो। सो 179 की अगर बात की जाए इसका आंसर फिर क्या बन जाएगा, इट विल बी अल्फा। लास्ट क्वेश्चन आज के एफएलपी का, विच वन इज नॉट द इफेक्ट ऑफ लो लेवल रेडिएशन, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बुक इंफॉर्मेशन है 251 पेज के ऊपर लास्ट पैसेज के अंदर ये मौजूद है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर यहाँ पे क्या है, आई कैटरैक्ट्स, जो कि किस ऑप्शन में मौजूद है, बीटा ऑप्शन में मौजूद है। सो 180 का आंसर फिर हमारे पास क्या बन गया, इट इज बीटा। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस डिस्कशन स्टूडेंट्स, और मेरी दुआ है कि आप सबका जो फाइनल एमडी कैट का पेपर है बहुत अच्छा हो, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस डिस्कशन एंड दिस सेशन। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।